कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी 12th की मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। जो आज की क्लास रहेगी वो हमारी पहली क्लास रहेगी। आज से हम 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आप सभी को बता देते हैं कि पर डे आपको एक वीडियोस आपको मिलेगी, जिसका आपको नोट्स बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो उस पर भेजना है और प्रॉपर अपने नोट्स तैयार करना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स, है ना। तो आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कितने मार्क्स का हमारे एग्जामिनेशन में आता है, जिससे आपको पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से कुल आपके एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उन 8 नंबर में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको यहाँ दिया गया है। एक नंबर का ऑब्जेक्ट आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें जो थ्योरी है, जो हम आपको इंट्रोडक्शन आज पढ़ाने वाले हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा इंट्रोडक्शन क्लास से। फिर आपको 2 नंबर को जो छोटे छोटे क्वेश्चन अपन पहली और दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उसके आपको क्वेश्चन एक आएगा, तो वो 2 नंबर टाइप का रहेगा। और जो लास्ट में अपन पढ़ेंगे इनवर्स वगैरह निकालना, बड़े बड़े क्वेश्चन, वो आपको 5 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर आपको ये कवर करेगा। बहुत ही इजी चैप्टर से आसानी से आपको समझ में आएगा और 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज की क्लास में हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसकी प्रस्तावना क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, किसके द्वारा आव्यूह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर कैले ने सर्वप्रथम आव्यूह का अवधारणा प्रस्तुत किया। तो अपन को ये याद रखना है कि किसने, गणितज्ञ आर्थर कैले ने सर्वप्रथम आव्यूह की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यही अपने आव्यूह को देने वाले क्या हैं, गणितज्ञ हैं। कहाँ के हैं, ब्रिटिश गणितज्ञ हैं आर्थर कैले, जिन्होंने सर्वप्रथम आव्यूह का उपयोग किया हुआ था और इसको दिया हुआ था, ठीक है, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके बाद महान भौतिक शास्त्री, इसके बाद एक महान भौतिक शास्त्री थे हाइजेनबर्ग। कौन, हाइजेनबर्ग ने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत, इनमें एक प्रसिद्ध सिद्धांत है इनका, क्वांटम सिद्धांत। इस क्वांटम सिद्धांत में इस आव्यूह की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आव्यूह का औजारों के रूप में उपयोग किया था। मतलब ने इनने अपने सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत में आव्यूह का औजारों के रूप में उपयोग किया था, और तभी से ये अपना क्या है, व्याख्या इसकी प्रस्तुत की गई है, और तभी से इसका उपयोग सभी सिद्धांतों में होने लगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किसने दिया, आर्थर कैले ने दिया। सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, फिर इसको हाइजेनबर्ग ने। मतलब इसको एक प्रकार से क्या, ऊर्जा देने वाले कौन कहलाएंगे, आपके हाइजेनबर्ग कहलाएंगे। ठीक है, इनने कहाँ पे उपयोग किया था, अपने एक क्वांटम सिद्धांत में इसका उपयोग किया हुआ था। इसको समझने के लिए, आव्यूह को समझने के लिए आपको इसमें अदिश राशियों का पता होना जरूरी है, क्योंकि जो आव्यूह अपन पढ़ेंगे उसमें आपको अदिश राशियों से ही वो आव्यूह आपका बनेगा। तो इसमें अदिश आव्यूह राशि देख लेते हैं हम क्या होता है। तो अदिश राशियां, ये सभी आपको नोट करना है अपनी कॉपी पर और सिस्टोमेटिक नोट्स तैयार करना है। तो हम देखते हैं अदिश राशियां, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वे राशियां जो योग मतलब जोड़ना, एडिशन, व्यवकलन मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन, इसके बाद गुणन मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन, और विभाजन मतलब डिवीजन के बीजगणितीय नियमों का जो पालन करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी अदिश राशियां। ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सभी के जो बीजगणितीय नियम होते हैं उनका ये पालन करती हैं। तो जितनी भी राशियां जो बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, वो सभी आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। उन्हीं से हमारा क्या बनेगा, आव्यूह की रचना होगी। तो अब आव्यूह की जो रचना होगी, तो उसमें आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद होनी चाहिए, कि पंक्ति क्या कहलाती है और स्तंभ क्या कहलाता है। तो पंक्ति क्या होती है, पंक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है रो। तो जो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं हम, पंक्ति। जैसे आपने देखा होगा एक्स एक्सिस आपकी ऐसी बनती है, एक्स एक्सिस को अपन क्या, क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। तो जो आपकी इस टाइप से सीधे में है ना, हॉरिजेंटली आपके जितने भी क्या होंगे, अवयव होंगे, वो आपकी कहलाएंगी पंक्ति।
ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर होंगे मतलब खड़े में होंगे इस टाइप से वाई एक्सिस के अनुदिश होंगे उसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर अक्ष, है ना। या फिर इसी को बोला जाएगा अपना क्या, स्तंभ। तो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो होंगे सभी उसको बोला जाएगा स्तंभ। तो इस तरीके से हमने देखा इसकी प्रस्तावना किसने दिया, अर्थर कैले ने दिया। सर्वप्रथम इसको ऊर्जा देने वाले कौन रहे, तो हाइजेनबर्ग रहे। ठीक है, इनने किस सिद्धांत में उपयोग किया, अपने क्वांटमिक सिद्धांत में उपयोग किया। आदेश राशि क्या होती है, जो सभी बीजगणितीय नियमों का पालन करती है। इसके बाद पंक्ति क्या होती है, जो एक्स एक्सिस के अनुदिश होंगी सीधी होंगी वो आपकी कहलाएंगी रो मतलब पंक्तियां, और जो खड़े में होंगी वो आपकी कहलाएंगी कॉलम स्तंभ। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, और भी हम इसके आगे के कंसेप्ट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपव्यू क्या होता है। आपव्यू जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स। आपव्यू क्या होता है, आपव्यू अदिश राशियों से निर्मित, अभी हमने बताया हुआ था अदिश राशियां क्या होती हैं, तो उन्हीं से एक निर्मित एक आयताकार रचना होती है। यह आयताकार रचना हम सदैव ही एक दीर्घ कोष्ठक मतलब बड़े वाले कोष्ठक के अंदर ही इसको हमेशा लिखा जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखें, दो ब्रैकेट के अंदर ही जैसे हमने लिख लिया 2 3 4 6 7 8, तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाएगा, एक आपव्यू कहलाएगा। आपव्यू में आपका क्या होगा, रो क्या कहलाती है, ये आपकी रो कहलाती है। अभी बताया था जो आपकी क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी। जैसे कि इसको हम बोल लेंगे पहली पंक्ति या रो 1, इसको बोल लेंगे हम दूसरी पंक्ति या रो 2। ठीक है, ये आपकी कहलाती है इस तरीके से, ये पहली रो हो जाएगी, ये आपकी दूसरी रो हो जाएगी। ये कॉलम कहलाते हैं, कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3 स्तंभ कहलाएंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 रो होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो इस तरीके की निर्मित आकृतियां क्या कहलाती हैं, आपव्यू कहलाती हैं, और उनको हमेशा एक बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। तो ये होगा हमारा क्या, आपव्यू क्या होता है, ऐसी अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार आकृति या रचना जिसको हम सदैव एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद होती हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं m क्रॉस n आपव्यू की रचना कैसे होगी। तो m क्रॉस n मतलब mn राशियां होंगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, मतलब इसमें क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। तो इसी प्रकार से 2 गुणा 3 या 3 गुणा 4, ये 4 गुणा 5 कैसे भी आपका आपव्यू बन सकता है। तो उसको एक बेसिक आपको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए आपको लिख देते हैं mn आपव्यू की रचना, m/n आपव्यू की रचना। तो इसमें क्या होता है, mn राशियां होंगी। जैसे यहाँ पे 2/3 लिखा तो 2 3 6 राशियां हैं। कौन कौन सी 6 हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8। ये इसके अवयव भी कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके अवयव क्या है, तो अंदर जितनी भी संख्या होंगी वो सभी इसकी अवयव कहलाएंगी। तो mn आपव्यू की रचना क्या होगी, mn राशियों का वह समूह जिसमें m पंक्तियां हो। इसमें जो आगे वाली संख्या होती है वो कहलाती है नंबर ऑफ रो मतलब पंक्तियां। जो पंक्तियां होंगी, पंक्तियां सबसे पहले काउंट करो वो लिखा जाएगा, फिर गुणाई में जितने कॉलम्स होंगे फिर वो लिखा जाएगा। तो m गुणा n में सबसे पहले m लिखा है तो m इसमें कहलाएंगी आपकी क्या, पंक्तियां, और n बाद में लिखा है तो n आपके क्या कहलाएंगी, स्तंभ मतलब कॉलम। तो m पंक्तियां होंगी, n स्तंभ से निर्मित एक आयताकार रचना को हम क्या कहेंगे, m गुणा n आपव्यू। m गुणा n आपव्यू किसे कहेंगे, जिसमें m पंक्तियां होंगी और n स्तंभ होंगे से निर्मित एक आयताकार रचना के रूप में व्यवस्थित हो, जो उसे बोला जाता है m क्रॉस n आपव्यू। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है वो हमें याद रखनी पड़ेंगी। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते, तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो आपको इसमें m पंक्तियां होती हैं। जो आगे ये होता है इतनी पंक्तियां इसमें होती है। इसमें कितनी पंक्तियां होती हैं, m पंक्तियां होती हैं। यदि बोला जाए कॉलम तो इसमें n कॉलम या स्तंभ होते हैं। ठीक है, या पूछा जाए कि प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें कितने आपके अवयव या राशियां होती हैं। तो यदि आपसे पंक्ति में पूछा जाए तो एक पंक्ति, जैसे आपसे यहाँ पे पंक्ति में पूछा जाएगा तो 1 2 3 कितनी आपकी राशियां होंगी, 3। तो आपके 3 यहाँ पे क्या है, कॉलम, मतलब यदि रो पूछा जाता है तो रो में आपको बताना है कॉलम्स की संख्या, और यदि कॉलम पूछा जाता है तो उसमें आपको बताना है रो की संख्या। बताओगे तो उतने ही अवयव या राशियां उसमें होंगी।
और एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कुल कितनी राशियां या कुल कितने अवयव हैं, तो दोनों का गुणा कर दो। जैसे यहाँ किया 2 3 6, तो आपके कितने हो गए, 6 अवयव हो गए। तो इस तरीके से आपके हो जाते हैं। बेसिक आपको यदि बोला जाए तो ये कैसे लिखा जाता है, तो एक हम बेसिक आपको कंसेप्ट बता देते हैं। m गुणा n का अवयव आपको किस तरीके से लिखते हैं। ठीक, जैसे कि आपने एक अवयव ले लिया, अवयव को आप कभी भी लिखोगे तो उसको हमेशा एक बड़े अल्फाबेट से क्या किया है, लिखा जाता है। जैसे b बराबर हमने लिख लिया, b आपने हमने मान लिया एक अवयव है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इस तरीके से। और यहाँ भी ए। तो ये इस तरीके से आपकी रो चलेंगी और इसी तरीके से आपके कॉलम्स भी चलेंगे। तो इनको एक बेसिक आपको क्या नाम देने के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आपका पहली रो में है और ये पहली कॉलम में भी है। तो इसको हम लिख देते हैं 1 1, मतलब ये अवयव है आपका पहली रो का और पहली कॉलम का। इसको लिख देते हैं हम 1 2, क्यों, ये आपको है पहली रो का और दूसरे कॉलम का। ये हो जाएगा आपका तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा आपका चौथा कॉलम, ये हो जाएगी आपकी रो 2, ये हो जाएगी आपकी रो 3। इस तरीके से आपके चलते रहेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1 1 की पहली रो और पहले कॉलम का ये अवयव है। इसको क्या लिखेंगे, ये पहली रो और दूसरे कॉलम का अवयव है। इसको क्या लिखेंगे, ये पहली रो तो पहला आ जाएगा और तीसरा कॉलम तो इधर 1 3 आ जाएगा। तो ये पहली रो और तीसरे कॉलम का अवयव होगा। इसको क्या लिखेंगे हम, पहली रो चौथा कॉलम। इसको क्या लिखेंगे, दूसरी रो तो 2 आ जाएगा और पहला कॉलम तो 1 आएगा। ठीक, तो दूसरी रो पहला कॉलम का अवयव ये होगा, ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का अवयव होगा, ये दूसरी रो तीसरे कॉलम का अवयव होगा, ये दूसरी रो चौथे कॉलम का अवयव होगा। यहाँ यदि हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो सबसे पहले लिखा जाएगा पंक्ति मतलब रो, फिर लिखा जाएगा कॉलम वाला नंबर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी की भी पोजीशन जैसे आपको बतानी है, ये अवयव आपका कौन सा अवयव है, कहाँ पे उपस्थित है, तो आप बता सकते हैं ये तीसरी रो में है और चौथे कॉलम में है। तो इस तरीके से आप किसी भी अवयव के आइडेंटिफिकेशन है ना कर सकते हैं कि ये जैसे ये है, ये कहाँ पर है, तो ये हम बता सकते हैं तीसरी रो में और तीसरी कॉलम का ये अवयव है A33। तो इस प्रकार से इनको लिख देते हैं। जैसे आपको कभी लिख दिया जाए कि A23 ये कौन सा अवयव है, तो हम बता सकते हैं कि ये दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम्स में है। तो ये आपका होगा क्या, रो मतलब हिंदी में पंक्ति, दूसरी पंक्ति का और तीसरे कॉलम मतलब हिंदी में स्तंभ, स्तंभ का ये क्या होगा आपका अवयव होगा। तो इस तरीके से हम इसकी व्यापक क्या है रचना जान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अवयव के प्रकार पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम अवयव के प्रकार। चलिए अवयव के प्रकारों पर बात करते हैं हम। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप होता है आपका पंक्ति अवयव। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं क्योंकि ये आपको ऑप्शनल आपको पता है कि ये आना है, तो आपको ये ऑप्शनल में आ सकता है या 2 मार्क्स में किसी की डेफिनेशंस भी आ सकती है। इसलिए हमें इसका बेसिक भी ये सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस आपका जो क्लास में है या पेपर्स हुए हो उनमें ये डेफिनेशन कई बार पूछी भी जा चुकी है कि पंक्ति अवयव क्या होता है। तो पंक्ति अवयव क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, पंक्ति मतलब जिसमें केवल पंक्ति हो। तो पंक्ति अवयव जिसमें केवल पंक्ति हो, तो वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है वह पंक्ति अवयव, जिसमें एक पंक्ति तो वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। क्लियर, कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने लिख दिया 2 5 7 8, ये आपका क्या है, एक अवयव है। इसमें हम देख रहे हैं कि रो आपकी केवल एक ही है, एक रो है केवल। कॉलम देखें तो ये C1 कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा, ये कॉलम 3 हो जाएगा आपका, ये कॉलम आपका 4th हो जाएगा। तो कॉलम नहीं गिनना है, पंक्ति देख रहा है। यदि एक पंक्ति हुई तो उसे हम बोलेंगे क्या, पंक्ति अवयव। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल लिया 3 9 11 कुछ भी ले लो, तो ये आपकी रो क्या है, इसमें केवल एक ही है। बट कॉलम देखें तो C1 C2 C3 तीन है। इसमें एक चीज और आपसे पूछी जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कोटि, इसका क्रम या कोटि क्या होती है। तो देखो इसमें रो एक है तो हम यहाँ लिखेंगे एक, कॉलम कितने हैं, कॉलम यहाँ 4 है तो लिखेंगे 4, मतलब ये 1/4 का क्या है, एक अवयव है। तो ये इसकी कहलाती है कोटि या क्रम। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, कोई एक आपको अवयव दे दिया जाएगा कि इसकी कोटि क्या है या इसका क्रम क्या है,
तो आप देखेंगे जितनी रो होगी सबसे पहले वो लिखना, क्रॉस करके जितने उसमें कॉलम्स होंगे वो लिख दोगे, तो ये इसकी कहलाएगी कोटि। क्या कहलाएगी? कोटि या क्रम। जैसे इसका बताएं, इसका क्या क्रम होगा, तो इसमें केवल रो एक है तो एक हो जाएगा। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है, तो ये 1/3 का ये क्या है? आव्यूह होगा। क्लियर है? तो इसकी आपकी जो कोटि है वो होगी 1/4, 1 गुणा 4, इसकी कोटि होगी 1 गुणा 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, स्तंभ आव्यूह के नाम से ही क्लियर। स्तंभ मतलब इसमें एक रो होगी तो रो आव्यूह कहलाएगा, एक स्तंभ होगा तो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जिसमें केवल एक स्तंभ होता है वो क्या कहलाता है? आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया 3 5 7, यहाँ हमने देखा केवल एक ही स्तंभ है। यदि स्तंभ हम ऐसा देखेंगे तो कॉलम केवल आपका क्या है? एक ही कॉलम है। रो देंगे तो रो आपकी हो जाएगी 1, यहाँ से रो ये 2, ये रो क्या हो जाएगी 3। ठीक है। यदि इसका क्या कोटि पूछा जाए या क्रम पूछा जाए तो क्रम क्या होगा? हम देखें यहाँ पे 1 2 3, 3 आपकी क्या है? रो। कॉलम कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 3/1 का एक आव्यूह हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे आपको दिया है 4 7 11 13, इसको देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? आपकी रो देखें तो रो 1 R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा, और कॉलम देखें तो C1 केवल एक ही है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये हो जाएगा आपका 4/1 का एक आव्यूह हो जाएगा, जो कि आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि केवल इसमें एक स्तंभ, जिसमें केवल एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। जिसमें केवल एक रो होगी वो आपका रो आव्यूह, रो मैट्रिक्स या आपका पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है आपका शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को इंग्लिश में जीरो और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, या तो जीरो बोल देते हैं और नल मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये क्या होता है? वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। नाम से ही क्लियर है, शून्य मतलब जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहा जाएगा। इसमें इसके सभी अवयव शून्य होंगे। इसको m क्रॉस n क्रम के एक शून्य आव्यूह को एक निरूपण करने के लिए एक अपन सिंबल यूज करते हैं। ये शून्य है वो मान लेते हैं, वो m गुणा n। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताते, एग्जांपल में आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हम देखेंगे इसमें रो 1 R1 R2 R3 तीन रो है तो 3 लिख लिया। कॉलम C1 C2 C3 तीन ही कॉलम, तो ये 3/3 का ये क्या हो गया? आपका एक शून्य आव्यूह होगा, क्योंकि इसके सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। ठीक है, इसको हम सिंबल क्या लिख सकते हैं? इसको हम सिंबल लिख सकते हैं 0 3/3, मतलब 3/3 का ये क्या है? एक शून्य आव्यूह है। या और आपको एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेके बता देते हैं, जैसे 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? आपका दो रो है, इसमें एक और एक, दो रो होंगी, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है, तो 2/3 का ये क्या होगा? ये शून्य आव्यूह होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो ओ जो 2 गुणा 3, इसको सिंबल हम बना के लिख सकते हैं जो जीरो आव्यूह होगा। उसके लिए एक ये स्पेशल सिंबल निरूपित करने के लिए अपन यूज करते हैं। तो ये था आपका पंक्ति आव्यूह जिसमें एक पंक्ति होगी, स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, और शून्य आव्यूह जिसमें जिसके सभी अवयव शून्य होंगे। तो ये थे हमारे 3 टाइप। अब हम आगे के टाइप और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वो वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब एक चौकोर बॉक्स, मतलब यदि 2 रो है तो 2 ही कॉलम होंगी, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, जैसे कि आपको दिया है ABCD, इस तरीके से कोई एक एग्जाम्पल ले लिया। इसमें ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, तो 2 रो होंगी, और कॉलम 1 कॉलम 2 2 ही कॉलम होंगे, तो 2/2 मतलब समान होंगी, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे इसमें 2 रो है तो 2 कॉलम, तो ये आपका कहलाएगा एक वर्ग आव्यूह। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें देखें 3 रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो,
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 3 बाय 3 का ये एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर सेम, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों कैसी है, समान है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है मुख्य विकर्ण, तो देखते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में से दो विकर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में कितने विकर्ण होते हैं, दो। जैसे कि हमने एक विकर्ण वर्ग आव्यूह लिया तो इसमें ये इसका एक विकर्ण होगा, ये क्या होगा, इसका एक विकर्ण। इसी तरीके से ये भी इसका एक क्या होगा, विकर्ण। तो हमेशा किसी भी वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। जैसे कि इसमें देखें तो दो विकर्ण होंगे, एक ये होगा पूरा, क्लियर, और एक आपका ये होगा। तो इस तरीके से आपके किसी भी वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। उन दो विकर्णों में से इसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे की ओर खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब होते तो दो हैं, बट इसमें से मुख्य विकर्ण कौन सा कहलाएगा, तो ये पहला वाला, मतलब जो ये ऊपर से लेके नीचे साइड ये बनाया जाता है, ये आपका कहलाता है मुख्य विकर्ण। क्लियर। इसमें मुख्य विकर्ण ये वाला होगा मुख्य विकर्ण, इसे मुख्य विकर्ण नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके से जो इस टाइप से बनते हैं ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ये आपका कहलाता है मुख्य विकर्ण। क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने लिया A B C D E F G H I, तो इसमें मुख्य विकर्ण क्या होगा, मुख्य विकर्ण आपका ये होगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये हम बता सकते हैं कि इसको हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आसानी से कि आपका ऐसे में जो खींचा जाता है जो मुख्य विकर्ण कहलाता है, ये वाला आपका मुख्य विकर्ण नहीं कहलाता है। अब आता है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को इंग्लिश में बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर, मतलब जो इसका मुख्य विकर्ण होगा इसके अवयवों को छोड़कर बाकी सभी इसके जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपको एक विकर्ण दिया हुआ है, कैसा, 3 0 0 0 5 0 0 0 7। तो हमने यहाँ देखा इसका ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के तो अवयव हैं, बट इनको छोड़कर बाकी के सभी जो अवयव है वो शून्य हो गए। बाकी के सभी अवयव क्या हो गए, शून्य हो गया। तो ये आपका कहलाएगा विकर्ण आव्यूह, मतलब जिसके केवल विकर्णों में अवयव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। तो विकर्ण में तो अवयव है 3 5 7, बट बाकी के सभी क्या हो गए, 0। तो ये कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। ठीक। तो इस तरीके से वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। मुख्य विकर्ण मतलब जो आपका लेफ्ट से राइट साइड खींचा जाता है वो आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। विकर्ण आव्यूह विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव यदि शून्य है तो वो कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। तो ये थे हमारे 6 टाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं और अदर आगे के इसके प्रकार पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th हमारा टाइप है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वह विकर्ण आव्यूह। अब इसमें बोला जाता है वह विकर्ण आव्यूह। अभी विकर्ण आव्यूह आपको इसके पहले समझाया था। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, जिसमें विकर्ण के तो अवयव होते हैं और बाकी के क्या होते हैं, अवयव शून्य होते हैं। तो विकर्ण आव्यूह मतलब इसमें भी आपके बाकी के सभी अवयव शून्य होंगे, केवल विकर्ण के आव्यूह होंगे, और उसमें भी जिसके सभी अवयव समान हो, और जो विकर्ण के अवयव होंगे वो सभी कैसे होंगे, समान होंगे, तथा शेष सभी अवयव शून्य होंगे। वो तो आपको क्लियर ही हो गया इससे विकर्ण आव्यूह से। तो ऐसा एक आव्यूह जिसमें उसके विकर्ण के जो आव्यूह है वो सभी समान हो और बाकी के सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे हमने लिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। हमने देखा यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, मुख्य विकर्ण हो गया। और मुख्य विकर्ण में हमने विकर्ण में देखा कि इसके सभी जो अवयव है वो समान है और बाकी के जो अवयव है वो कैसे हैं, शून्य है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। जो विकर्ण होंगे इसके सभी अवयव समान होंगे, बाकी के सभी क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वो आपका कहलाएगा अदिश आव्यूह। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि आपको दिया है A 0 0 0 A 0 0 0 A। तो यहाँ हमने देखा इसके जो मुख्य विकर्ण है
इसमें सभी में ए मतलब इसके सभी जो अवयव हैं वो समान है, बाकी के अवयव शून्य है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। क्लियर। तो ये था आपका अदिश आव्यूह। आगे बढ़ते हैं 8वें टाइप पर, इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट मतलब वन, या इकाई हमें नाम से क्लियर है, इकाई मतलब एक होता है, मतलब वह आव्यूह, वह अदिश आव्यूह जिसके प्रत्येक मुख्य विकर्ण का अवयव एक हो। इकाई मतलब एक, तो अब सभी अवयव क्या होंगे, एक 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 होंगे। तो यदि अवयव एक एक है और इकाई आव्यूह कहलाएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, इकाई आव्यूह कहलाएंगे। बाकी के सभी अवयव क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं क्रम n क्रॉस n, मतलब यदि आपकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम समान है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से समान है, कि इकाई आव्यूह को हम शॉर्ट में I2 के रूप में निरूपित कर सकते हैं। I2 के रूप में मतलब कि हम देख सकते हैं, जैसे I2 लिखना है आपको, तो I2 का मान क्या होगा, I2 का मान होगा 1 0 0 1। क्लियर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ I2 लिखा आएगा, तो I2 की वैल्यू आपको आनी चाहिए। I3 लिखा आएगा, ये सभी आपको वहाँ पे उपयोग होंगे। इसलिए आपको आज की क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया है। कल की क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। जैसे I3 की वैल्यू है, तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें हमने देखा है इसकी जो विकर्ण है वो सभी 1 1 1 1 है, और बाकी के अवयव क्या है, शून्य। तो इसको हम शॉर्ट में I3 लिख सकते हैं। यदि हम कहें I4 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हैं, बताए I4 की वैल्यू क्या होगी। तो I4 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 1 1, और बाकी ये सभी अवयव शून्य होंगे। तो ये होगी I4 की वैल्यू। बाकी हमें I2 और I3 इतना ही अपने सिलेबस में रहेगा, ज़्यादा इतना I4 तक वैल्यू नहीं जाएंगी। तो ये था हमारा इकाई या तत्समक आव्यूह। अब हम डिस्कस करते हैं क्षैतिज आव्यूह पर। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। पंक्तियों से अधिक होगी मतलब इसमें रो कम होंगी, कॉलम ज्यादा होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल है जैसे आपका 2 3 4 5, यहाँ 8 11 15 17, इस तरीके से आपने देखा। तो इसमें रो कितनी है, पहली रो, ये दूसरी रो, ठीक। तो 2 रो हो गई, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2। और कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम है। तो इस तरीके से इसकी रो कम है, कॉलम्स क्या है, ज्यादा है। तो यदि ऐसा फैला हुआ ऐसा विस्तृत यदि आपको क्या दिख रहा है, एक आव्यूह दिख रहा है, तो ये आपका क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि इसमें रो कम है। देखो ये 2 है, ये 4 है, तो 2 कम है, 4 ज्यादा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा क्षैतिज आव्यूह। यदि इसका उल्टा कर दें, यहाँ पे रो ज्यादा हो जाए और कॉलम कम हो जाए, तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जो कि हम अपना नेक्स्ट आगे टाइप में पढ़ेंगे। 10वां टाइप आपका रहेगा ऊर्ध्वाधर, क्योंकि क्षैतिज मतलब एक्स एक्सिस होती है सीधा, तो इस टाइप से ये अपना ऐसे में ज्यादा रहेगा और ऐसे में कम रहेगा। बट अब जो आएगा वो ऐसे में ज्यादा रहेगा और चौड़ाई में कम रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्षैतिज आव्यूह क्या होगा, जिसमें रो कम होंगी, कॉलम्स ज्यादा होंगे। तो अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अदिश आव्यूह, फिर पढ़ा हमने इकाई या तत्समक आव्यूह, और फिर हमने पढ़ा क्षैतिज आव्यूह। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 10। 10वां हमारा प्रकार है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, वो कहलाएगा आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अभी हमने देखा था क्षैतिज में क्या हो रहा था, स्तंभों की संख्या ज्यादा थी, इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पे छोटा सा 2 5 8 11 10 6 है ना। तो इसमें हम देखेंगे हमारी रो क्या हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। तो 3 रो हो गई, कॉलम कितना हुआ, 1 2 2 हो गई। तो यहाँ कॉलम कम है, रो ज्यादा है। तो जिसमें पंक्ति ज्यादा होंगी
कॉलम कम होंगे वो आपका कहलाएगा ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, जिसमें आपकी रो कम होंगी कॉलम ज्यादा होंगे वो कहलाएगा आपका क्षैतिज ऑब्व्यू। जो चीज ऐसे में ज्यादा है तो ये ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, ऐसे में ज्यादा है तो वो कहलाएगा आपका क्षैतिज ऑब्व्यू। ठीक, तो ये था आपने क्या ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, जिसमें आपकी पंक्तियों की जो संख्या है वो आपके स्तंभों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला 11वां टाइप पर, त्रिभुजीय ऑब्व्यू। त्रिभुजीय ऑब्व्यू क्या कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है यदि किसी वर्ग ऑब्व्यू में कोई एक वर्ग ऑब्व्यू है, उस वर्ग ऑब्व्यू में उसके जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर, मतलब या तो नीचे के या ऊपर के, नीचे अथवा ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उस ऑब्व्यू को त्रिभुजीय ऑब्व्यू कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुजीय ऑब्व्यू ऐसा ऑब्व्यू वर्ग ऑब्व्यू होगा। वर्ग ऑब्व्यू मतलब इसमें नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान होंगी। जो मुख्य विकर्ण होगा उसके या तो सभी नीचे के अवयव शून्य होंगे या सभी ऊपर के अवयव शून्य होंगे। तो इसको इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। तो जो त्रिभुजीय ऑब्व्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपरी त्रिभुजीय ऑब्व्यू, एक निचला त्रिभुजीय ऑब्व्यू। मतलब कि ऊपर के अवयव 0 हो सकते हैं या नीचे के अवयव 0 हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऊपरी त्रिभुज ऑब्व्यू। इंग्लिश में इसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखते हैं यदि वर्ग ऑब्व्यू के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वह ऊपरी त्रिभुजीय ऑब्व्यू कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि आपने एक लिया 2 3 4 0 7 5 0 0 9, ये आपका एक 3x3 का वर्ग ऑब्व्यू है। हमेशा इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी। ये इसका कहलाएगा मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के क्या होंगे, ये नीचे वाले अवयव कहलाते हैं, ये ऊपर वाले अवयव कहलाते हैं। तो जब नीचे वाले सभी अवयव यदि शून्य होंगे, कोई एक आपका वर्ग ऑब्व्यू है, इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी जो आपके क्या है ऑब्व्यू के अवयव हैं, नीचे वाले अवयव यदि शून्य होते हैं तो ये कहलाता है ऊपरी त्रिभुज ऑब्व्यू। क्योंकि ऊपर तो अवयव हैं पर नीचे अवयव नहीं है, नीचे क्या है 0 0 0 है। तो ऊपर वाले यदि अवयव होंगे तो ऊपरी त्रिभुज ऑब्व्यू, नीचे वाले अवयव होंगे तो निचला त्रिभुजीय ऑब्व्यू। तो ये है अभी ऊपरी त्रिभुजीय ऑब्व्यू। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नीचे वाले जो होंगे ये नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखते हैं हम, यदि वर्ग ऑब्व्यू के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, ऊपर के सभी अवयव क्या होंगे, यदि शून्य होंगे तो वो आपका कहलाएगा निचला त्रिभुजीय ऑब्व्यू। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं उदाहरण, जैसे कि आपको दे दें हम 7 0 0 8 9 0 11 15 17, इस तरीके का कोई एक आपका ऑब्व्यू है। ये 3x3 का एक वर्ग ऑब्व्यू होगा। इसका जो मुख्य विकर्ण है वो 7 9 17 होगा, ये इसका मुख्य विकर्ण है। और मुख्य विकर्ण के हमने ऊपर वाले सभी अवयव देखे तो सभी शून्य हैं, बट नीचे वाले तो अवयव हैं, नीचे वाले अवयव हैं मतलब इसे बोला जाएगा निचला त्रिभुजीय ऑब्व्यू। नीचे वाले अवयव होंगे तो निचला त्रिभुजीय ऑब्व्यू, ऊपर वाले अवयव होंगे तो ऊपरी त्रिभुजीय ऑब्व्यू कहा जाएगा। क्योंकि ये अपन देख सकते हैं कि ये तो इसके शून्य हो गए, बट ऐसा देखें तो एक त्रिभुज बनता है। इस तरीके से एक कोई त्रिभुज बन रहा है तो इसे बोला जाएगा ऊपरी त्रिभुजीय ऑब्व्यू। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से, जिसको हम बोल सकते हैं निचला त्रिभुजीय ऑब्व्यू। तो ये था हमारे टाइप 10वां ऊर्ध्वाधर और 11वीं का आपका त्रिभुजीय ऑब्व्यू के दो भाग थे, एक ऊपरी त्रिभुजीय ऑब्व्यू, एक निचला त्रिभुजीय ऑब्व्यू। अब हम देखते हैं अपना एकल ऑब्व्यू। एकल ऑब्व्यू को इंग्लिश में बोला जाता है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट नाम से एकल मतलब एक, मतलब जिसमें केवल एक अवयव होगा, तो वह ऑब्व्यू जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल ऑब्व्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही इजी है ये, एग्जाम्पल के लिए लिया 5, केवल एक अवयव है तो ये कहलाएगा आपका एकल ऑब्व्यू। जिसमें एक अवयव होगा वो कहलाएगा आपका एकल ऑब्व्यू। तो इस तरीके से हमारा ये टाइप था, टाइप नंबर 12। तो इस तरीके से 12 प्रकार हमने ऑब्व्यू के पढ़े हुए हैं। कितने ही प्रकार हमारे सिलेबस में है तो हमने ये डिस्कस किए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और बाकी की जो क्लास रहेगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर हम
3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है आव्यूह 1 2 3 4 2 0 1 2 3 1 0 5 में। क्वेश्चन है पहला, कितनी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। कितने स्तंभ हैं, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, या कुल कितने अवयव हैं, इसका क्रम क्या है मतलब कोटि क्या है, और क्या यह वर्ग आव्यूह है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है। एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियां, पंक्तियां मतलब रो है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रो हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आपको आव्यूह दिया हुआ है उसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। इसमें कुल 3 पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने स्तंभ है। स्तंभ हम काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला स्तंभ, ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा हमारा तीसरा स्तंभ, और ये हो जाएगा हमारा चौथा स्तंभ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितने स्तंभ होंगे। तो दिए गए आव्यूह में कुल 4 स्तंभ होंगे। क्लियर। अब आपको बताना है कि एक पंक्ति में कितने अवयव हैं। एक पंक्ति में, जैसे एक पंक्ति हमने ये देखी तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। तो जितने कॉलम होते हैं पहले भी आपको बता चुके हैं। यदि पंक्ति का पूछा जाए तो जितने स्तंभ है वही उसका आंसर होता है। तो इसमें 4 स्तंभ है, 4 ही इसकी एक पंक्ति में क्या होंगे, अवयव होंगे। और जब स्तंभ के में अवयवों की संख्या पूछे तो वो क्या आते हैं, स्तंभ आप देख भी सकते हैं। आपका स्तंभ है तो इसमें 1 2 3, या आप देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या 3 है तो 3 ही इसका आंसर होगा। अब कुल कितने अवयव है, कुल कितने अवयव बताओगे। तो इसमें कितनी आपकी 3 रो हैं, 4 कॉलम है, 3 चौके 12। तो कुल कितने अवयव होंगे, 12 आपकी। मतलब जितनी रो है जितने कॉलम है उनका आपस में गुणा करोगे तो कुल अवयवों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद इसका क्रम क्या है, क्रम बोल देते हैं या कोटि बोला जाता है। तो क्रम क्या होगा इसका, इसका क्रम होगा 3/4। मतलब कि 3 रो और 4 कॉलम। पहले लिखी जाती है रो, फिर लिखे जाते हैं कॉलम। मतलब पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो 3/4 का ये क्या होगा, ये आपका आव्यूह होगा, ये इसका क्रम कहलाएगा। फिर पूछा गया क्या यह वर्ग आव्यूह है। तो ये वर्ग आव्यूह है क्या। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, अभी आपको डेफिनेशन बताई हुई थी, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। बट इसमें पंक्ति रो तो आपकी 3 है और कॉलम आपके 4 है। तो ये अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो हम लिख देंगे नहीं, यह आपका जो है वो वर्ग आव्यूह नहीं है। तो इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको और यदि आपके एक्सरसाइज में है तो वो आप कर लेंगे। बाकी के इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिसने इसकी नोट्स बना लिए या आप वीडियो देख लिया है पूरा कंप्लीट तो कमेंट में यस लिख के कमेंट करें, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ आपने यह वीडियो देख ली है। और इसके नोट्स बना के आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर आपको पूरे नोट्स की फोटो खींच के हमारे नंबर पे आपको फोटो सेंड करनी है। ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।